एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यूनिट 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आइडिया जनरेशन क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है। आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि कोई भी नया आइडिया आपको आ जाना। ये एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारे कोई नया आइडिया आता है तो हमने ध्यान दिया होगा कि हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो रहे हैं। जैसे कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस कि सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कोई चीज। कि जैसे ही हमें कोई नया आइडिया आया है, इट मीन्स कि हमने अपने माइंड में कुछ नई चीज को क्रिएट किया। फिर हमने उसे डेवलप किया कि ये जो आइडिया मेरे पास आया है जिसके ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि हम कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंकर होते हैं। ओवर थिंकर क्या करते हैं कि किसी भी एक टॉपिक को पहले क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। तो वही है कि सबसे पहले क्रिएटिंग में उन्होंने एक टॉपिक दिया खुद को, डेवलपिंग में उस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने एक पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर ली और बाद में उसे शेयर कर दिया। इट मीन्स कि जिस भी पर्सन के लिए या जिस भी चीज के लिए वो ओवरथिंक कर रहे हैं, उससे जाके वो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है। तो ये आइडिया जनरेशन है। ओवर थिंकर का एग्जाम्पल बहुत इजी था आपको समझाना, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। एक्चुअल में आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी नए टॉपिक पे कोई नया आइडिया देना चाहते हैं, तभी भी हम सेम प्रोसेस ही फॉलो कर रहे होते हैं। ये कोई भी जब आपका प्रोडक्ट आपको डेवलप करना होता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हम नए नए आइडियाज को जनरेट करते रहते हैं। तो किसी भी बिजनेस या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपका आइडिया जनरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है या हम कहीं इसेंशियल होता है। अब इसके कुछ प्रोसेस जैसे कि हमने कहे, सबसे पहले इनेबलिंग होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे जो इनोवेशन करना है वो किस एरिया में करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि सबसे पहले हम खुद को एक टॉपिक देते हैं, ऐसे ही सबसे पहले हम एरिया कवर करते हैं कि मुझे किस एरिया में नया इन्वेंशन करना है। डिफाइनिंग करते हैं यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डेवलप कर रहे होते हैं माइंड में। इंस्पायरिंग यानी कि आप अलग अलग जगह से आइडिया ले सकते हो, अलग अलग चीजों से इंस्पायर हो सकते हो, अलग अलग सोर्सेस पे जाके इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, उन चीजों से इंस्पायर हो सकते हो। सेलेक्टिंग का मतलब हो गया कि आपने कोई भी जब आप गैदर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आपने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन में से जो भी आपको रेलेवेंट सॉल्यूशन लगा या बेस्ट आइडिया लगा उसको आपने चूज कर लिया। ऑप्टिमाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो आइडिया चूज किया है अब हम उसको एक वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट में चेंज कर देते हैं। यानी कि जो स्टोरी आप अपने माइंड में बना रहे थे, अब आपने एक्चुअल में उस स्टोरी को पॉइंट्स देने शुरू कर दिए कि पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा। मीन्स एक पूरा वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, एक स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया। लास्ट में होता है नर्चरिंग। इसका मतलब होता है कि अब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया या फिर अपने आइडिया को इन्हांस करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी बना दी। तो आइडिया जनरेशन का प्रोसेस यही होता है। अगर आपको ओवर थिंकिंग वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया है तो आप मैगी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि जब आप मैगी बना रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आज मैं कुछ अलग टाइप की मैगी बनाऊं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने सोच लिया, इनेबल कर लिया खुद को कि मुझे मैगी पे काम करना है कि मैगी को मैं और किस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है। फिर आपने आइडिया बताया, मतलब डेवलप किए क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या डाल सकता हूँ मैं अपनी मैगी में, कौन कौन सी सब्जियां डाल सकते हैं हम। ठीक है। अलग अलग रिसर्च करे आपने कि क्या क्या डाल के बना सकते हैं। इंस्पिरेशन लेके आपने गूगल पे गए या फिर एआई आ गया, उससे पूछा कि मैं अपनी मैगी को और कितनी तरीके से बना सकता हूँ, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। अब आपको जो अच्छा सा लगा सॉल्यूशन की ये वाली रेसिपी मुझे अच्छी लग रही है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस रेसिपी को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें पूरा वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट होता है। उसमें बताया होता है कि पहले आपको पानी उबालना है, फिर आपको मसाला डालना है या जो भी प्रोसेस है। तो आपने एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ले लिया। नर्चरिंग में आपने वो जो पॉइंट्स लिखे हुए थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे आपके पास एक नई तरह की मैगी बन के आ गई। तो ये आपका आइडिया जनरेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्निक आती है इसमें कुछ। अब ये टेक्निक क्या होती है, इसका अलग अलग, जैसे एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, उसके लिए ये टेक्निक है। ठीक है। आप प्रॉब्लम भी ले सकते हैं या आइडिया जनरेशन भी ले सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन बेसिकली हम इसीलिए लेते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई हो और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। माइंड मैपिंग होता है कि आपने एक सेंट्रल आइडिया लिख लिया और उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज हो सकते हैं उन सबको आपने सोच लिया कि हाँ ये हो सकता है। मतलब अपने माइंड में जितने ज्यादा आइडिया आ रहे हैं वो सारे आइडियाज को आप देख लो कि मेरे को कौन सा आइडिया अच्छा लग रहा है। रिवर्स थिंकिंग का मतलब होता है कि उल्टी डायरेक्शन में सोचना।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि मैं ये डालूंगा कि मेरी मैगी अच्छी बन जाएगी, लेकिन रिवर्स में आप क्या करेंगे कि मैं ऐसा क्या क्या डालूं जिससे मेरी मैगी बहुत ही बेकार बने। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या नहीं डालना है जिससे कि मेरी मैगी अच्छी बने। ठीक है, रिवर्स थिंकिंग बोलते हैं इसे, जब आप किसी चीज को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, मतलब आपने अपने दोस्तों को कॉल कर लिया कि भाई मैं मैगी बनाने की सोच रहा हूँ, बताओ क्या क्या हो सकता है। तो सब लोग अलग अलग आपको आइडियाज देंगे, तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि काफी सारे आइडियाज आपके पास, मल्टीपल आइडियाज आपके पास आ गए हैं। देन आता है आपका पास एक मॉडिफाई आइडिया यूजिंग करते हैं, इसे हम स्कैम्पर कहते हैं। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपने एक जो सेंट्रल आइडिया था आपका, उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज हो सकते थे वो सब आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिएटिव प्रॉब्लम थिंकिंग सॉल्विंग की टेक्निक होती है स्कैम्पर जो आप देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूट में आप क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया आपने किसी चीज से। जैसे कि अभी तक हम अपने मैगी में, मान लिया कि अभी तक आप अपनी मैगी में गाजर डाल के बना रहे थे, अब आपने कहा नहीं गाजर नहीं, बीन्स डाल के बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया कि किसी एलिमेंट को किसी और चीज से रिप्लेस करना। कंबाइन आता है, कंबाइन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा आइडिया आपको मिले और आपने एक नया सॉल्यूशन बना दिया। जैसे कि आपको एक आइडिया मिला कि तुम बीन्स के साथ साथ गोभी डाल लो, दूसरे ने कहा कि नहीं गाजर भी रखोगे तो अच्छा लगेगा, तो आपके पास दो आइडिया आ गए। तो आपने उसका मर्ज करके एक नया सॉल्यूशन बनाया कि ठीक है मैं अपनी मैगी में गाजर और बीन्स डालूंगा। ठीक है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी नए इन्वायरमेंट या सिचुएशन के हिसाब से आइडिया को एडजस्ट करना। अब मान लिया कि घर में गाजर है ही नहीं, तो आपने क्या कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, गाजर को छोड़ो मैं बीन्स डाल लेता हूँ, या फिर गाजर के अलावा अगर कोई और चीज अवेलेबल है तो मैं उसको डाल लेता हूँ। मतलब कि नए इन्वायरमेंट जो भी उस टाइम पे आपको दिखा कि ये जो है एक्सेसिबल है, ये अभी अवेलेबल है, तो आपने उसको यूज कर लिया। मॉडिफाई का मतलब होता है कि आइडिया का कोई हिस्सा बदलना या फिर उसको इम्प्रूव कर देना। जैसे कि अभी तक हम ठंडे पानी में मैगी बना रहे थे, तो आपने उसको इम्प्रूव करके कहा कि पहले पानी को बॉईल कर लेते हैं फिर मैगी बनाएंगे, तो ये मॉडिफाई हो गया। पुट टू अनादर यूज का क्या मतलब है कि किसी चीज को किसी नए काम के लिए यूज करना। जैसे कि अभी तक हम अपना मैगी का मसाला जो है वो सिर्फ मैगी बनाने के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, हम उसको सब्जियों में भी डाल देते हैं, जिससे आपकी सब्जी जो है और टेस्टी बन जाती है। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आपको दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम में या फिर आपके सोल्यूशन में, उसको आपने हटा दिया कि छोड़ो मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। रिवर्स का हमने अभी देखा ही था कि उल्टे डायरेक्शन में चीजों को सोचना। नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब होता है कि डिफरेंट रोल एक्ट करना जिससे नया पर्सपेक्टिव समझ सके। जैसे कि अभी तक तो आप सिंपल सोच रहे थे कि अपने लिए मैगी बना रहा हूँ, अब आपने रोल प्ले करना शुरू कर दिया कि मैं एक शेफ हूँ और मैं टीवी पे आ रहा हूँ और मुझे नई तरह की मैगी बना के दिखानी है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका माइंड वैसे ही काम करने लगता है। तो ये होता है रोल प्लेइंग। नेक्स्ट आता है आपका दी 5 Ws। इसका क्या मतलब है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप ये 5 क्वेश्चन खुद से पूछ लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिनेटिक्स। इसका क्या है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रॉब्लम को तोड़ के अलग अलग कर लेते हैं पहले, और फिर उस छोटे छोटे पार्ट को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिनेटिक्स। तो ये सारी आपकी क्या होती हैं, ये आपकी टेक्निक्स होती हैं आइडिया को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट होता है कि व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि बायर को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो। ये क्या होता है, ये फ्रेंचाइजी की तरह नहीं होता। जैसे फ्रेंचाइजी होती है कि कोई एक ऑलरेडी ब्रांड है और उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजी लेके उसकी अलग अलग जगह शॉप खुल गई, जैसे कि आपका बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया। ठीक है, वो फ्रेंचाइजी होती है। लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रेंचाइजी की तरह नहीं है, यहाँ पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको, या किसी से फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है यानी कि जो सेल कर रहा है अपने बिजनेस को, हैज नो कंट्रोल ओवर द बायर्स बिजनेस। यानी कि सेलर ने एक बार बिजनेस को बेच दिया तो अब उसका कोई कंट्रोल नहीं रह गया अपने बिजनेस पे। ठीक है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि अगर आपके डोमिनोज में मान लीजिए कोई ऑफर चला, तो उससे रिलेटेड हर जगह डोमिनोज में वो ऑफर चल रहा है। ठीक है, मतलब आप कहीं भी जगह जाके उस ऑफर को ले सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, सेलर ने एक बार अपना बिजनेस दे दिया तो दे दिया, अब उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है उस पे। नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर आफ्टर द सेल। एक बार सेलर ने अपने बिजनेस को दे दिया
तो अब बायर के ऊपर क्या है, उसका बायर से कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसका नहीं रहता है। लास्ट आता है ऑफर्स मोर फ्रीडम बट लेस सपोर्ट कंपेयर टू अ फ्रेंचाइजी। अब देखिए, जो आपका सेलर है उसने अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट जिसे हम कह रहे हैं, अगर एक बार बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गई, तो अब जो बिजनेसमैन है उसके पास बहुत सारी फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है, जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है उससे इसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, जैसे फ्रेंचाइजी में सपोर्ट मिलता है। मतलब एक जो आपका डोमिनोज है उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांच हम कह सकते हैं उनको क्या है, सपोर्ट मिल रहा होता है। आपके जो रूट फ्रेंचाइजी होती है, जो रूट होता है उस डोमिनोज का, मान लीजिए, उससे सपोर्ट मिल रहा होता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, एक बार सेलर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर अपने किसी बिजनेस को दे दिया, तो अब बायर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही वो उसे कोई सपोर्ट देगा। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हमने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और देख लेते हैं कि एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है अच्छी, तो उसके लिए आप देखिए कि स्केलेबिलिटी कितनी है, यानी कि बिजनेस शुड हैव ग्रोथ पोटेंशियली। ऐसा बिजनेस आप चूज कर रहे हैं जो कि पोटेंशियली ग्रोथ को करेगा, मतलब कि धीरे धीरे मार्केट में वैल्यू गेन करेगा। नेक्स्ट आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आपका जो आइडिया है वो यूनिक है, जिसे आप बाद में या तो लाइसेंस भी ले सकते हैं उस पे, या फिर उसको बेक भी सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल में भी काफी बार होता है कि उनका जो कंटेंट है उस पर कॉपीराइट आ जाता है, वो लाइसेंस ले लेते हैं। तो इट मीन्स कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका आइडिया जो है यूनिक होना चाहिए। पैशन, यानी कि वर्किंग ऑन समथिंग यू लव मेक बिजनेस इजियर। जब आप अपने उस काम से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जो काम करना आपको पसंद है, तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाती है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो बहुत ही कम हो, ये आपका गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। स्पेसिफिक मार्केट, यानी कि आप टारगेट कर लो पहले से ही कि मुझे किस प्रोडक्ट पे या किस चीज पे बिजनेस करना है, ताकि आपको अच्छी ग्रोथ मिल सके। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, आपको अच्छे रिलेशन, अच्छे कनेक्शंस बनाने आने चाहिए अपने क्लाइंट के साथ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने यहाँ देखी। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करें। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो कि इंटरनल डिमांड क्या है, एक्सेस करो कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो उसकी एक्चुअल में डिमांड क्या है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है या न्यू प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है, एक्सीजन डिमांड कितनी है। अवेलेबिलिटी देखो कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलेगा ये मुझे आसानी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्सटर्नल असिस्टेंस देखो कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या इस बिजनेस को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मेरे इन्वेस्टर्स मुझे मिलेंगे या नहीं, या मुझे सप्लायर्स मिलेंगे या नहीं। सारी चीजें देख लो कि मेरे को जो बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉलेज लो, अंडरस्टैंड करो कि इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसमें हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इंटरनल सोर्सेज देखो, यूटिलाइज करो बिजनेस डेटा और रिसोर्सेज को इनसाइट्स देखने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में मार्केट में कैसा काम कर रहा है, या मेरा प्रोडक्ट जो है वो कंपनी में कैसे बन रहा है, कैसे बिजनेस डेटा को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे इंटरनल सोर्सेज पे ध्यान रखो। रिस्क एनालिसिस, देखो कि मैं ये जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें कितना रिस्क है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके ये मेरा बिजनेस चले ही ना। तो अपनी साइड से जितना रिस्क एनालिसिस कर सकते हो वो सब कर लो। लास्ट में आता है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, स्टडी करो सक्सेसफुल बिजनेस फॉर आइडियाज के लिए, मतलब कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं उनकी स्टडी करना शुरू करो, उससे आपको नए नए आइडिया मिलेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी कब मिल रही है और कब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है या नहीं मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। थैंक यू।